नहीं चाहते समय ऐसे हम ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अभी एक्सरसाइज में कराएंगे, अब आपको बस पकड़ लेनी है बातें। ठीक है, डाली हेडिंग। अच्छा, पहले यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास डेटा लिखवा दें और फिर उसके बाद तो लास्ट में भी लिखवा देंगे हम। ये आप नोट के फॉर्म में लिख लो या स्टार लगा के लिख लो। एक्सप्लेन इसको आगे करेंगे हम एक ऐसा एलिमेंट लिखवा रहे हैं जिसकी 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने में, और एक हम ऐसा एलिमेंट लिखवा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है। एक्सप्लेन हम थोड़ी देर में करेंगे। हीलियम वो एलिमेंट है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी के भंडार ख़त्म हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बहुत। क्यों? हाँ, नहीं निकलता, इसीलिए किसी से रिएक्शन नहीं करता है। बताएंगे क्यों। तो हीलियम की है हाईएस्ट ना, ये ध्यान रखना बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, 118 एलिमेंट में से सबसे ज़्यादा इसकी है, हीलियम की। और ग्रुप की बात कर लें तो इनर्ट गैसेस की सबसे ज़्यादा है, पूरे ग्रुप की बात कर लें। और ग्रुप की बात कर लें तो एल्केली मेटल की, ग्रुप फर्स्ट की सबसे कम है ना, वो बाद में बताएंगे। एक की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट है इसकी फ्रॉम 118, अब 117 है लेकिन टोटल में चल रहे हैं, इसलिए 117 एलिमेंट में 18 एलिमेंट में 118वां नंबर तक का एलिमेंट ये है सबसे ज़्यादा फ्रॉम। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी इतने तो डिस्कवर नहीं हुए, तो हम पीरियोडिक टेबल मान के चल रहे हैं। 118 एलिमेंट में सबसे ज़्यादा इसकी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं है। और ये इतने अच्छे हैं सीजियम भाई साहब कि थोड़ी सी भी एनर्जी इन्हें दे दो, हल्की सी भी, तो इलेक्ट्रॉन की बौछार कर देते हैं। इसीलिए तो सोलर सेल बनाने में किसका यूज होता है? सीजियम पोटेशियम का, क्योंकि थोड़ी सी सनलाइट मिली, इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, उस इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो कर दिया तो आपका करंट फ्लो होने लगा, वोल्टेज जनरेट हो गया। सोलर सेल बनते हैं सीजियम के, पोटेशियम की। लोएस्ट इसकी लोएस्ट है बच्चों, है ना। तो हीलियम की हाईएस्ट है, ग्रुप की बात करें तो इनर्ट गैसेस की हाईएस्ट है, एक की बात करें तो हीलियम की सबसे ज़्यादा है, सबसे कम की बात करें तो सीजियम की है, पूरे ग्रुप की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट की सबसे कम है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना कम रिएक्टिव होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। इसलिए तो ये अनरिएक्टिव होती हैं, इलेक्ट्रॉन देती ही नहीं है। ये बहुत रिएक्टिव है, बगल से कोई भी निकला बोले इलेक्ट्रॉन ले लो हमसे, बॉन्ड बना लो, तुरंत बॉन्ड बनाना चालू कर देती है, बैठे ही रहते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। चलिए डाली हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स affecting आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो भी बच्चों आपको वर्ड अच्छा लगता हो। ठीक, तो बच्चों आपको बस अपने मन में ये सोचना है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा वहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल रहा होगा तो काय ज़्यादा एनर्जी देंगे, बड़े आसानी। अगर नहीं निकल रहा है आसानी से तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो यही सब चीज़ें देखिए, हम फैक्टर्स की बातें कर रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए फैक्टर्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वही होता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है। अगर ये ज़्यादा है तो ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से अटैच्ड रहेगा, और तेज़ी से अटैच रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगी? ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो बिल्कुल सही है। कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लो आप जो आपको अच्छा सा लगे। जैसे हम आपसे कह दें एल्यूमिनियम +1 एल्यूमिनियम +2, तो किससे एनर्जी निकालने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी? एक तो हमने सक्सेसिव वाला देख लिया है, दूसरा हम अपना कॉन्सेप्ट लगा लें। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसके पास भी 13 प्रोटॉन है, इसके पास भी 13 प्रोटॉन है, और इसके पास भी 13 प्रोटॉन है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने? 13। यहाँ कितने? 12। और यहाँ कितने? तो ज़्यादा पावरफुल कौन है? ये। तो इससे ज़्यादा। दूसरा हम ऐसे देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, और यहाँ डबल। कैसे भी चेक कर लो, ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है, कई तरीके से चेक कर सकते हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? Al+2 सबसे ज़्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर देखो बच्चों, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, जो भी आपको बोलते हो आप लोग, है ना। वैसे हमने ये वाला गलत लिख दिया, तुम लोग देख लो ना, बीच बीच में हम इसलिए थोड़ा गलत लिखते रहते हैं जिसमें आप लोग को क्रॉस चेक कर सकें हम, है ना। वैसे ये वाला गलत लिख दिया हमने, तुम लोग देख लो, फिर मन करे तो लिख लो, ना मन करे तो थोड़ा रुक लो। अच्छा सही है, लेट्स चेक करते हैं। तो क्या ये सही है? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। मैं शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। क्या ये बात सही है क्या? लेट्स चेक। हम तो चेक करने से ही मानेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। चेक कर लेते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, ठीक है, ये पकड़े हुए। अब यहाँ से स्क्रीनिंग आ गई, ठीक है जी इसको ढकेल रहा है, और आ गए 2-4 ठो और ढकेल रहे हैं, और आ गए 10-20 और ढकेल रहे हैं। तो बच्चों आप लोग बहुत आराम से देखिए, पहले जब इस न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा था तो मान लीजिए हमें 100 किलो जूल एनर्जी लग रही थी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 100 किलो जूल। लेकिन आधा काम तो इनने कर दिया ना, इनने इसको धक्का दिया, वो यही तो हमारा क्या कहलाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हमें इसको निकालना था 100 की पावर से, लेकिन 50 काम दिव्यांश ने कर दिया। उसने कहा लो 50 हम ही धक्का देते रहे, तो फिर हमें 50 ही ताकत लगानी पड़ी। तो 100 किलो जूल चाहिए थी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों ने इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को इस इलेक्ट्रॉन पे इतना कम कर दिया, धक्का दे के, पुश कर के, स्क्रीनिंग कर के, कि अब हमें सिर्फ कितनी एनर्जी लग रही है? 50 किलो जूल। तो आप देखिए जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होगी उतना ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, और जितना ज़्यादा इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपके शील्डिंग इफेक्ट से। जैसे हम आपसे पूछें I और I नेगेटिव, तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? I से निकालना आसान होगा कि I नेगेटिव से? I नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? I की ज़्यादा होगी ना, क्योंकि I नेगेटिव से तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। बेहतर समझ में आया?
देखो इस आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35 और 32, 35 और 18, 15, 53, एटॉमिक नंबर 15, इसके बाद कितने 53 प्रोटॉन और 53 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयोडीन 1 के पास कितने 53 प्रोटॉन और 54 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। ए वाला चीज़ घट रही है तो अट्रैक्शन घटेगा ना, और अट्रैक्शन घटेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। क्या ये बात सही लिखी है? सही है? अच्छा, लेकिन इस बार तो हमने सही में गलत लिखा था, पर देख लो आप। देखो एक ए है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक ए है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? इस वाले से। बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दूर है। इलेक्ट्रॉन दूर है तो न्यूक्लियस उतना तेज़ी से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बिल्कुल पास, तो तेज़ी से। तो जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस उतने कम अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कैसी लगेगी? कम लगेगी। क्लियर है? चलिए देखते हैं, अगर क्लियर है आप लोगों को तो बताओ फिर। अगर क्लियर है तो बताओ फिर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और किसकी सबसे कम? जल्दी, सही है, सबको जल्दी बताना चाहिए था। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ग्रुप में जाने पर साइज क्या होती है? बढ़ती है। पोटेशियम सबसे बड़ा हुआ तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, है ना। तो अगर हम साइज में देख लें तो लिथियम थोड़ा सा है, सोडियम उससे बड़ा है और पोटेशियम उससे भी बड़ा है। तो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन किससे निकल जाएगा? पोटेशियम से। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की होगी। ऐसे आप किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल दे सकते हो, रटना नहीं है कि सर ने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल दे दो आप, नोट कर लो। जो भी समझ में नहीं आए तुरंत पूछना है ना। जैसे हम जब आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम बिल्कुल संकोच नहीं करते और कोशिश करते हैं कि कठिन से कठिन बना के पूछें। ऐसे ही आप लोगों को भी बिल्कुल संकोच नहीं करना है। जितने भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े डाउट आए सब पूछने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट वाला बच्चों हमें जो नेक्स्ट 2 हैं वो हमें समझाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, 4th नंबर का लिखिए। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये उतनी ही ज़्यादा लगेगी आपको जितना ज़्यादा है आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब ये क्या है बच्चों, इसको समझे थोड़ा सा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहा जाता है? देखिए
देखो बच्चों, हमारे पास s ऑर्बिटल, s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल। इसको समझो अभी, फिर बाद में नोट करना। s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और f के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसके बाद g के पास 9 होते हैं। हम यहीं तक चलेंगे, यहीं में आपको समझ में आ जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन जब अरेंज होते हैं तो एक होता है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो s ऑर्बिटल हमेशा ही, इसके पास दूसरी कंडीशन आ ही नहीं सकती है, या तो ये हाफ फील्ड होगा या फिर ये फुल फील्ड होगा। इसकी कोई दूसरी कंडीशन आ ही नहीं सकती है s ऑर्बिटल की, इसलिए इसको अब हम इस वाले कॉन्सेप्ट से हटा दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि s पे भी ये लागू होता है, चलो ले लेते हैं, s को भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो क्योंकि ऐसा मौका ही नहीं आना कि हो जाए। ठीक है, तो s हाफ फील्ड हो गया। p हाफ फील्ड कब होगा? 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए। d हाफ फील्ड कब होगा? जब 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और f हाफ फील्ड कब होगा? 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ठीक है, अभी s को थोड़ा हम साइड में रखते हैं, इसको हम लास्ट में बताएंगे। बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉन की पैकिंग का एक रूल है कि अगर ऑर्बिटल्स में, अगर किसी पर्टिकुलर सब सेल की ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बोला जाता है। इस अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत सेटिंग से जमे होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही टिपिकल होता है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। थोड़ा सा मन की आंखों से देखें तो हमें भी लग रहा है हाँ, हर एक डिब्बे में एक एक बैठा है, बड़े आराम से बैठा है, कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ है। तो अगर किसी में बिल्कुल आपके हाफ फील्ड हो जाए, जैसे p हाफ फील्ड कब होगा? जब उसमें 3 हो, s को भी छोड़ दे रहे हैं। d हाफ फील्ड कितना होगा? जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो। और f हाफ फील्ड कब होगा? जब 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर p में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? ऐसे स्टेबल है कि इसके हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। तो इसकी सेटिंग, जो सिमेट्री आ गई, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ गई, और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आने की वजह से ये बढ़िया आराम से इलेक्ट्रॉन सेट हो चुके हैं यहाँ पर, और ये अब अपने घर को छोड़ना नहीं चाहते। तो अगर p में 3 आ गए तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। d में 5 आ गए और f में 7 आ गए, तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर p में 4 है तो सिमेट्री मिट गई, अब सिमेट्री ख़त्म हो गई। यहाँ समझो, यहाँ सिमेट्री ख़त्म हो गई। क्यों? अब इनको थोड़ा सब में पार्शियलिटी आ गई। बोले कि तुम्हारे पास 2 है, हमारे पास 1 है, 1 है, ये आपसी में झड़ने लगे। इतने में दूसरा आगे फ़ायदा उठा गया, बोला तो लोग तुम्हें उठा के ले जा रहे हैं, हम लोग लड़ाई ख़त्म कर दो सीधे ऐसे। तो सिमेट्री, p में 5 आ गए, तब इसको और गुस्सा आ गया कि 2 के साथ ऐसा हमारे संग इतना ज़्यादा, तो ये इन दोनों से लड़ने लगा। तो बाहर से आया कोई, उठा के ले निकल गया। तो 4 5, p में 1 हो, उठा के ले जाओ, 2 है ले जाओ, 3 दोस्ती हो जाएगी, सेटिंग, सब खुश, हमें भी 1 मिलो, 1 1। घर में 4 समोसा आ जाए, किसी एक को 2 मिल जाए, तो बाकी 2 जो है ना, और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अब सब तीनों खुशता है, अरे हमें भी 1 मिलो, भैया को भी 1 मिलो, बहन को भी 1 खुश। भैया को 2 काय मिल गए, बहन को 2 काय मिल गए, हमें 1 काय, लड़ाई झगड़ा, उठा के गुस्सा हो जाए, अपने आप बाहर चलो जाए। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो p में 3 आ गए तो स्टेबल, लेकिन अगर p में 6 आ गया, अब तो तीनों खुश, 2 मिल गए, अब तो फूले नहीं समा रहे, 2 तो p में अगर 3 आ गए और p में 6 आ गए, तो ये p की कौन सी कंडीशन कहलाएगी? स्टेबल। और इस स्टेट में p से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ये p के लिए स्टेबल हो गया। अब d के लिए या तो 5 आ जाए या कितना आ जाए, 10 आ जाए। 1 अगर होगा तो कोई भी उठा के ले जाएगा, 2 में भी सिमेट्री नहीं आ रही, 3 में भी नहीं आ रही, 4 में नहीं, 5, हर में 1 1 आ जाए तब, या फिर सब में कितने आ जाए, 2 2। तो D किस में स्टेबल होगा? 5 और 10 में। 4 है तो ले जाओ उठा के, 3 है उठा के ले जाओ, 9 है, 8 है, 7 है, 6 उठा के ले जाओ इलेक्ट्रॉन को। लेकिन 5 और 10 आ गए, अब मुश्किल है भाई, अब थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
इसी प्रकार F में 7 आ गए या F में 14 आ गए, तो ये है बच्चों स्टेबल के केस। अगर ये केस मिल गए आपको तो आप समझ लो कि अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कैसी एनर्जी लगेगी, ज़्यादा। अब बात रही सर S की। देखो S के केस में आपको, S के केस में स्टेबल आपको हाफ वाला नहीं मानना है, 1 वाला नहीं मानना है। इसके केस में सिर्फ स्टेबल कौन सा मानना है, 2 वाला मानना है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, है ना। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब क्या है, देखिए बच्चों, एग्जाम फिल में लिख लेना है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब है S में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसको स्टेबल मानना है, P में 3 हो तो भी स्टेबल, और 6 है तो भी स्टेबल। हाँ, लेकिन 6 वाला ज़्यादा होगा P3 से, ध्यान रखना। लेकिन किसी और से कंपटीशन हो जाता, मतलब P3 P6 का हो जाए, हालांकि ऐसा केस है नहीं, लेकिन अगर बाई डिफ़ॉल्ट ऐसा तो P6 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। D कब स्टेबल होगा, जब 5 आ जाए और D में 10 आ जाए। और F कब होगा, जब 7 हो जाए और F में 14। नोट करो इसको अच्छे से। इनको नोट कर लो। अब ये आपके भविष्य तक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेट हो रहे हैं। बताओ, जो जिंक होता है, जिंक, हम यहीं से एक क्वेश्चन पूछ ले, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों लगती है? क्योंकि उसके 3D में कितने आते हैं, 10 आते हैं। बना के देख लो, एटॉमिक नंबर 30, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d10, ये हो गए 30। यहीं से कॉन्सेप्ट पक्के होते हैं अपने ये सब। तो इसके D में 10 आ जाते हैं और 10 से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है ना। ये आपको ऐसे ही तो कॉन्सेप्ट आपके पक्के होने हैं। कोई पूछ ले इनर्ट गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों होती है? हीलियम का बनाए, एटॉमिक नंबर 2, बताओ क्या आ गया, 1s। अच्छा, और दूसरा बना नियॉन का बनाए, चलो नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, 1s2 2s2 2p, ये तो और ही खतरनाक है। तो S में भी 2 और P में भी 6 और सभी फुलफिल है, देखो फुलफिल्ड P में 6। इसलिए सब कॉन्सेप्ट बच्चों यहीं से आपके तैयार होने पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना, ध्यान रखिएगा। तो जितना ज़्यादा आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में। ठीक है, ये था बच्चों आपका 4th नंबर का फैक्टर। अब फाइनल फैक्टर जो भी आपको नहीं पता है वो भी हमें सिखाना पड़ेगा। तो देखिए 5th नंबर का फैक्टर देखिए, 5th नंबर है आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पेनिट्रेशन इफेक्ट की, PENETRATION। देखो, एक हमने कैथोड रेज में और एनोड रेज में पढ़ा था पेनिट्रेटिंग पावर, है ध्यान। कैथोड रेज की पेनिट्रेटिंग पावर होती है थिन मेटल फॉइल को क्रॉस करके निकल जाती। लेकिन बच्चों यहाँ पेनिट्रेशन से क्या मतलब है? यहाँ पेनिट्रेशन का मतलब है, देखिए यहाँ पेनिट्रेशन का मतलब है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। दिस इज द मीन ऑफ पेनिट्रेशन। सेंस वही है कि न्यूक्लियस जिसके जितने क्लोज तक पहुंच जाएगा चीज़ों को क्रॉस करते हुए, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पेनिट्रेशन इफेक्ट के। पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखना बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट के, या पेनिट्रेशन पावर लिखना। और ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस है इसके सबसे क्लोज होता है S। तो S की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे होती है। थोड़ा दूर क्या होता है P, उससे भी दूर D, और सबसे दूर F।
क्योंकि S तो पहले ही से चालू हो जाता है, P2 से, D3 से और F4 से। तो दिस इज द ऑर्डर, बना दो इसे। ये बच्चे हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। याद करते चल रहे हैं, तुरंत पूछेंगे अभी हम। अब हमें पढ़ना है आयोनाइजेशन एनर्जी को पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। अब हमें आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ना है इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स। जल्दी से आप लोग इसको देख लो, फिर हम पढ़ाते हैं आपको पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में, पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में, पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। जो न्यूक्लियस के जितना पास, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल है ना। चलिए बच्चों, थोड़ी और पढ़ते हैं, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़नी है। प्लीज तो बेटा हमें कहना चाहिए। बैठे बैठे पढ़ने लिखने, मेहनत पूरी सर को करने, फिर भी प्लीज ज़्यादा नहीं पढ़ा भी। हम बिल्कुल प्रॉमिस कर रहे 6 के पहले छोड़ देंगे, प्रॉमिस। ठीक है, तो 5:30 तक छोड़ देंगे, 5:30, 5:20 पे छोड़ देंगे। 5:20 पे आ जाए, 5-10 मिनट तो खड़े रहें। लिखिए, चलिए अब पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है, जल्दी से थोड़ा सा पढ़ लें, फिर ऑर्गेनिक भी पढ़नी है थोड़ी सी और अगल बगल। 5:20 पे आ जाएंगे भैया, फिर वो थोड़ी देर 5 बजे आ जाएंगे। नहीं अभी तो बेटा 5 नहीं बजी है, ये घड़ी 7 मिनट पीछे है। देखो, हाँ बता दो। चलो लिखिए, ट्रेंड्स इन IE है, ठीक है, ट्रेंड्स इन IE इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अब हमें देखनी है कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, और टॉप टू बॉटम चलेंगे तो क्या होगा, इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स, इन पीरियड्स एंड इन ग्रुप्स, in periods and in groups, trends in ionization energy in periods and in groups। मतलब हमें देखना है कि हम पीरियड में चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ग्रुप में चलेंगे तो घटेगी कि बढ़ेगी, अभी तो हमें कुछ नहीं पता। तो पहले पीरियड में चल के देखते हैं, बताइए दिव्यांश।
पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी, अपने लॉजिक से बताइए।